गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे थे, राष्ट्रीय सेशन खत्म कर लिया था। पूरे एनुअल का करंट अफेयर हम लोग देख रहे 2025 का। तो उसमें अब शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, और उसमें भी आज हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो बैठकें हुई हैं 2025 में। ठीक है, जैसे कि ब्रिक्स की बैठक है, यूएनएफसीसी की है, G20 है, G7 है, संघाई कोऑपरेशन की है या बिम्स्टेक की है, इनको कवर करेंगे। इनसे पहले आपके लिए एक न्यूज़ ये है कि हम लोग 2025 से 2025 नहीं 2026 से जनवरी 2 से शुरू करेंगे पॉलिटी की रेगुलर क्लास। पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी। आपको अल्टरनेट मिलेंगी, लेकिन डेली नहीं होंगे, अल्टरनेट। तो 2 जन से आपको ये विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पीसीएस या सिविल सर्विस प्री के पर्सपेक्टिव से, और आपका इंटायर हम कवर करेंगे इसमें, जो भी 30-35 क्लासेस होंगी लगभग। ठीक है, तो हम करंट टॉपिक पर बढ़ते हैं जो हमारी चर्चा में है आज। तो आज बात किस पर करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो बैठकें हुई हैं 2025 में। कौन कौन से संगठन इसमें हम कवर करेंगे आज? तो ब्रिक्स कवर करेंगे, आसियान कवर होगा, बिम्स्टेक होगा, G20, G7 और यूएनएफसीसी। इतने संगठन लगभग हम कवर करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है हमारा? फर्स्ट है हम ब्रिक्स का। ब्रिक्स सम्मेलन 2025। तो ये 2025 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वेन्यू है ब्राजील। ब्राजील का शहर है रियो डी जिनेरियो। कहाँ है? ब्राजील में। BRAZIL या GSIL। तो यहाँ पर आयोजन हुआ इसका, और इसकी जो थीम थी, क्योंकि अक्सर थीम मैचिंग के लिए आती है, तो थीम पर फोकस रखेंगे। थीम है अधिक समावेशी और सतत विकास के लिए। अधिक समावेशी और सतत वैश्विक शासन के लिए, विकास नहीं है, सतत वैश्विक शासन के लिए। सतत वैश्विक शासन के लिए दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना। ये हो गई थीम। अब हम इसके बारे में अगर हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई या कैसे हुई। स्थापना हुई इसकी 2009 में। कहाँ पर सम्मेलन हुआ था? येकटेरिनबर्ग में। ये कहाँ का शहर है? रूस का एक शहर है, वहीं पर इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक हुई थी तब ये ब्रिक था, BRIC, ब्रिक। ये जो शब्द है ब्रिक, ये किसने दिया था? द टर्म दिया था गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील ने। जिम ओ नील। ओ को मैं साफ ही साफ लिख देता हूं, जिम ओ नील। ये इकोनॉमिस्ट थे। एक संस्था है गोल्डमैन सैक्स।
गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये शब्द दिया था। फिर क्या हुआ 2009 के बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। तो जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तब ये बन गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कितने देश थे उस समय, कितने लेटर हैं, 5। तो उस समय 5 देश थे इसमें। एक एक लेटर का एक एक मतलब है। जैसे बी फॉर ब्राजील, स्पेलिंग ZIL कर लेंगे पहले वाले में भी। आर फॉर रसिया या रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। ये टर्म जो इन्होंने दिया था ब्रिक का या ब्रिक्स का, ये उन देशों के लिए दिया था जो इमर्जिंग इकोनॉमी थी, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को या उनके लिए यह शब्द का प्रयोग किया था, जो ब्रिक कंट्रीज थी, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो ये स्थिति थी। इसके बाद इसमें 6 कंट्री और जुड़ गई। कितने? 6। 2025 में 6 देश और जुड़े। तो सदस्य संख्या कितनी हो गई? 6 5, कुल सदस्य हो गए 11 आज। तो नए जो 6 देश जुड़े हैं वो कौन से देश हैं? दो 2025 में अफ्रीका से 2 देश हैं। कौन कौन से? एक तो इजिप्ट है, इजिप्ट और इथियोपिया। दोनों ई से स्टार्ट होते हैं, इजिप्ट एंड इथियोपिया। 2 ये हो गए। 2 गल्फ कंट्री हैं, दोनों सऊदी अरब। दोनों का मतलब एक सऊदी अरब, दूसरा यूनाइटेड अरब अमीरात। 4 हो गए। 5वां आपका एशिया से ईरान है और छठा है इंडोनेशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया से। तो ये 6 देश हो गए जो नए इसके मेंबर्स बने। नेक्स्ट बात क्या है, इस बार जो बैठक हुई उसमें क्या मुख्य बातें हैं जो हुई, या घोषणा पत्र जो एक्सेप्ट किया गया उसमें क्या बातें थी? एक तो इस समय पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसकी निंदा हुई। और ईरान हमले की निंदा हुई। सबसे महत्वपूर्ण था संयुक्त राष्ट्र में सुधार। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार की बात की गई। सुरक्षा परिषद में सुधार, ये क्या है? सुरक्षा परिषद में सुधार क्या है? आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है इसमें 2 तरह के सदस्य हैं। एक है अस्थायी सदस्य और दूसरे हैं अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5 और अस्थायी सदस्य होते हैं 10, जो प्रति 2 वर्ष पर बदलते रहते हैं। 5 कौन से हैं? एक तो अमेरिका है, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना, चौथा है हमारा यूके और 5वां है फ्रांस। इनको बोला जाता है P5 मेंबर्स। और इनके पास क्या है? एक शक्ति है वीटो पावर। मतलब वीटो पावर क्या है? किसी चीज को मना कर सकते हैं।
और इन्होंने अगर मना कर दिया तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। एक ने भी अगर मना कर दिया तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो इसी में सुधार की बात हो रही है। सुधार किस बात का? कि भाई जो नए देश है, जैसे भारत जैसे जो देश हैं, उनको भी शामिल किया जाए स्थायी मेंबरशिप में। भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्यता दी जाए, ये इसमें स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? अगली बैठक कहाँ होगी? अगली बैठक 2026 में, ये होनी है भारत में। और इसकी थीम अभी से घोषित कर दी गई है कि थीम क्या होगी इसकी, किस विषय पर ये आयोजन किया जाएगा। बिल्डिंग रेजिलियंस, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। एंड सस्टेनेबिलिटी, ये होगी थीम। इसमें ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स कितना जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है या हिस्सेदारी कितनी है ब्रिक्स की। अगर हम ब्रिक्स के जनसंख्या की बात करें, ब्रिक्स कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो लगभग 48.5% विश्व की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। और इसके पास 36% की भूमि प्लस जीडीपी साइज कितना है इसका? विश्व का 39% जीडीपी ब्रिक्स देशों के पास में है। तो ये हो गया ब्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अगला संगठन एससीओ के बारे में देखते हैं। एससीओ 2025। एससीओ में दो चीजें हुई हैं, एक तो रेगुलर बैठक हुई है, एक हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक। हो सकता है आपसे दोनों चीजें पूछी जाए, तो हम इसको दो भागों में देखते हैं। तो एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन। तो जो एक रक्षा मंत्री की बैठक हुई है, संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक, मतलब ये कि जो इसके सदस्य देश हैं उनके रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। केवल उनके रक्षा मंत्री मिले थे, ना कि उनके राज्य के प्रमुख। तो ये जो बैठक हुई थी, ये हुई थी चीन में। लोकेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो लोकेशन चीन में क्या थी? किंगदाओ शहर है। किंग से याद करेंगे तो किंग मतलब राजा, तो किंगदाओ शहर में हुई थी। यहाँ पर जो भी एक घोषणा पत्र हुआ था, जब भी कोई बैठक होती है तो घोषणा पत्र स्वीकार किया जाता है। इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये हो गई छोटी सी बात। अब हम आते हैं रेगुलर एससीओ पर, जो बैठक होती है इसकी वार्षिक बैठक। तो इसमें क्या है, कहाँ आयोजन हुआ इसका? एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन। इसकी बैठक हुई 2025 में। कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो समझ में चीजें आएंगी। ये हुआ तियानजिन में। चीन में जगह है तियानजिन।
शहर है चीन में। यहाँ पर इसकी बैठक हुई और ये बैठक जो हुई वो किसकी बैठक थी? हेड ऑफ द स्टेट्स की। हिंदी में राज्य प्रमुखों की। राज्य के जो प्रमुख होते हैं, कहीं कहीं पर राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और कहीं कहीं पर प्रेसिडेंट हैं। तो जो जहाँ का हेड ऑफ द स्टेट है वो शामिल हुआ इसमें। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना के बारे में और इसकी मेंबरशिप कितनी है। तो पहले देखते हैं इसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो सदस्यता हो गई इसकी कुल 10। कौन कौन से देश हैं? 10 देशों में जो शामिल हुए देश पहले से कौन से थे? एक था चाइना, रसिया या रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कितने हो गए? 6 हो गए ना। इसके बाद 2 देश जोड़े गए थे, एक साथ मेंबरशिप इनको मिली। एक है पाकिस्तान, इनको और भारत को, दोनों को एक साथ इसकी सदस्यता मिली। और अभी रिसेंट में जिनको मिली है, सबसे रिसेंट में, वो 2 देश कौन से हैं? एक ईरान है और दूसरा है बेलारूस। इनको रिसेंट में मिली है, मतलब पिछले साल में ही मिली है। तो ये इनकी मेंबरशिप है 10। अब इनका इतिहास क्या है देखते हैं। स्थापना का इतिहास कैसा रहा? इनकी स्थापना हुई थी संघाई 5 के रूप में। संघाई 5 के रूप में इनका गठन किया गया था। कब? 1996 में। ठीक है। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान इसका सदस्य बना। उज्बेकिस्तान सदस्य बना 2001 में। इसके बाद इसका जो सम्मेलन हुआ तो इसका नाम रखा गया SCO। 2001 में SCO अस्तित्व में आया जब उज्बेकिस्तान इसका मेंबर बना। तो ये हो गया इसका इतिहास। इसकी थीम क्या थी इस बार जो हुआ था? थीम का मतलब विषय क्या था, किस विषय पर चर्चा हुई? तो थीम थी SCO ऑन मूव। SCO ऑन मूव या संघाई भावना को कायम रखना। संघाई भावना को कायम रखना। हिंदी में हो गया ये। इसका सचिवालय कहाँ है? तो सचिवालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। इस बार कुछ घोषणाएं हुई हैं। जैसे SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया है। SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सी ईयर को घोषित किया गया है? 2025 को। तो ये हो गया SCO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा जो घोषणा पत्र इसका डिक्लेयर किया गया था उसमें कुछ बातें की गई थी। जैसे
एक यूनिवर्सल काउंटर थ्रेट सेंटर खोलेंगे, यूनिवर्सल काउंटर थ्रेट सेंटर, इसकी बातचीत हुई। प्लस एससीओ डेवलपमेंट बैंक पर सहमति बनी, जैसे कि ब्रिक्स बैंक बनाया गया था वैसे ही इसका बैंक बनाने पर सहमति। प्लस लोकल करेंसी में व्यापार, अभी किसमें होता है? अभी होता है डॉलर में। तो ये मुद्दा तो दोनों में चलता है, कॉमन है। ब्रिक्स में भी इस पर चर्चा हुई है और इसमें भी हुई है। और एक रीजनल क्लाइमेट समिट के आयोजन पर सहमति बनी है, रीजनल क्लाइमेट समिट के आयोजन पर सहमति। रीजनल क्या, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है जिसको हम बोलते हैं UNFCCC। इसके आयोजन पर सहमत हुए हैं देश। तो अगली बैठक जो होनी है इसकी 2026 में, ये लोग सोच रहे हैं कि कजाकिस्तान में इसकी बैठक करेंगे हम लोग। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है काफी। प्लस इसकी जो बैठक हुई है अब तक, नेक्स्ट बैठक कहाँ होनी है? नेक्स्ट बैठक इन द ईयर 2026, ये किर्गिस्तान में आयोजित होगी। ये हो गया आपका एससीओ। नेक्स्ट संगठन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आसियान। इसको हिंदी में लिखते हैं आसियान। ये क्या है? पहले तो इसका हम देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके फुल फॉर्म से कुछ बातें स्पष्ट हैं। क्या? ये मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का संगठन है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने देश हैं या कौन कौन से देश शामिल हैं, इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कौन से मेंबर इसमें होंगे। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का संगठन है। अभी इस वर्ष एक मेंबर और जुड़ गया है, तो अब हो गए हैं कितने? 11। तो 11 देशों का संगठन है। तो इसकी स्थापना के अभी रिसेंट मीटिंग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ है? सम्मेलन 2025, ये हुआ है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर, ये मलेशिया की राजधानी है, यहाँ पर हुआ है। और ये सम्मेलन कौन से नंबर का है? 47वां सम्मेलन है। इनके वर्ष में 2 सम्मेलन होते हैं, तो 47वां से पहले 46वां हुआ था। दोनों सम्मेलन यही हुए हैं इसी वर्ष। एक शुरुआत में हुआ था अप्रैल मई के आसपास, एक अभी दिसंबर में अक्टूबर नवंबर के आसपास हुआ है। तो 46वां और 47वां दोनों सम्मेलन कुआलालंपुर में हुए। अब हम इसको देखते हैं कुछ और बातें, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई,
इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। बाद में इसमें कुछ मेंबर्स जुड़े और जुड़ते जुड़ते मेंबर की जो संख्या हो गई 11। इस समय 11 हो गई है। कितने सदस्य संख्या हो गई? 11। 11 में से 10 पुराने हैं, एक अभी इसी वर्ष जोड़ा गया है। क्या नाम है उसका? पूर्वी तिमोर। 10 कौन से देश हैं? 10 साउथ ईस्ट एशिया के ही देश हैं। जैसे म्यांमार से शुरू करते हैं हम लोग, अपने पड़ोसी म्यांमार। म्यांमार से जुड़ा हुआ आपका थाईलैंड। थाईलैंड से नीचे है आपका मलेशिया। मलेशिया से नीचे आता है आपका सिंगापुर, और सिंगापुर से जुड़ा हुआ है इंडोनेशिया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। इसके बाद छठा नंबर आता है ब्रुनेई का। 7वां नंबर आएगा फिलीपींस का। 8वां नंबर है कंबोडिया, और 9वां नंबर है लाओस, और लास्ट है वियतनाम। तो ये 10 मेंबर हैं, और एक इसको मेंबरशिप अभी दी गई इसी बैठक में। तो ये 2025 में सदस्य बना है। ठीक, 2025 में मेंबरशिप को मिली है पूर्वी तिमोर को। नेक्स्ट है, अगर इसका मुख्यालय देखें तो मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। कभी कभी पूछा जाता है कौन से द्वीप पर है, तो जा फॉर जकार्ता, जा फॉर जावा। तो ये जावा द्वीप पर स्थित है। यहाँ आसियान की जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आसियान की बैठक होती है, उसके साथ कई और बैठकें होती हैं। जैसे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट इंग्लिश में हो जाएगा। दूसरा इंडिया आसियान समिट, मतलब भारत और आसियान की मिलकर होती है। और आसियान डायलॉग पार्टनर समिट, जो डायलॉग पार्टनर होते हैं उनके साथ। तो ये तीनों बैठकें आसियान के साथ होती हैं। तो ये सारी कहाँ हुई हैं इस बार? कुआलालंपुर में। कोई भी पूछता है तो आप बाय डिफॉल्ट बता दीजिए कि कुआलालंपुर में बैठक हुई है इस बार की। थीम क्या थी इस बार जो हुई बैठक? थीम थी इनक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, समावेशिता और सततता। सततता, ये हो गई थीम। इसकी जो स्थापना हम लोगों ने की थी, क्या नाम है,
इंडोनेशिया की, जो 1967 में इसको जब हुई थी, तब एक घोषणा पत्र एक्सेप्ट किया गया था, बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है, इसी से इसकी स्थापना की गई थी। बैठक हुई थी बैंकॉक में, तो बैंकॉक घोषणा पत्र में इसी से इसकी स्थापना हुई है। अगली बैठक कहाँ होनी है इसकी? अगली बैठक इन द सेंस 2026 की ये बैठक होंगी, क्योंकि इसकी प्रतिवर्ष 2 बैठकें होती हैं, तो 2 बैठकें 48 और 49, 48th एंड 49th मीटिंग कहाँ होनी है? तो इनका आयोजन होगा फिलीपींस की एक सिटी है पसाय, पसाय सिटी। कहाँ पर? फिलीपींस की। नेक्स्ट बैठक फिलीपींस में होनी है। यहाँ पर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी वर्चुअली शामिल हुए। भारत का जो यहाँ मुद्दा है विशेष रूप से, भारत का जो विषय है आसियान से जुड़ा हुआ, वो ये है कि हमने इनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। क्या है? आसियान के देशों के साथ हमारा एक मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस समझौता हमारा लागू हो ही रखा है, इसमें हमको नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत को फायदा की बजाय नुकसान हो रहा है, हम डेफिसिट में चल रहे हैं। अब हमारा जब नुकसान हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो समझौता है इसकी समीक्षा हो जाए। क्या हो जाए? समीक्षा या रिव्यू, और समीक्षा करके कुछ सुधार कर लिए जाएं, ताकि हमको भी फायदा हो जाए और उनको भी फायदा फायदा हो। तो भारत का इसमें जो कंसर्न रहता है मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के है। और यहाँ पर कुछ घोषणाएं जैसे हुई हैं, 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। और अगर यहाँ विवादों को देखते हैं, तो जैसे साउथ चाइना सी का मुद्दा है, वो यहाँ सरफेस करता है, क्योंकि इसको लेकर कई लोग दावा करते हैं, चीन भी दावा करता है, और आसियान देश हैं जैसे कि वियतनाम है, फिलीपींस है, तो ये जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है G20। नेक्स्ट है G20। इसकी बैठक कहाँ हुई? G20 क्या है, फिर हम देखते हैं इसकी बैठक कहाँ हुई। G20 means group of 20 countries, 20 देशों का समूह। लेकिन अब हो गया है 21 देशों का समूह, अब है 21 देशों का समूह। नाम इसका G20 पड़ा हुआ है। तो अभी इसलिए जब भारत में 2023 में इसकी बैठक हुई, तब इसमें एक मेंबर जोड़ा गया था, तो अब हो गया है 21 देशों का समूह या संगठन। इक्कीस में जो अभी लेटेस्ट में जोड़ा गया है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल इसकी जो मीटिंग हुई है उसको हम देखते हैं कहाँ पर हुई थी।
तो G20 की जो बैठक हुई है 2025 में, ये हुई है साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका। और इसकी थीम क्या थी या विषय क्या था इसका? थीम थी सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी। सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए हर थीम में सस्टेनेबिलिटी शामिल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आज की जरूरत है सस्टेनेबिलिटी। हिंदी में एकजुटता, समानता और सस्टेनेबिलिटी को स्थिरता या सततता दोनों चीजें लिखते हैं हिंदी में। तो ये हो गई उसकी थीम। इस सम्मेलन में खास बात क्या थी? अमेरिका ने भाग नहीं लिया है, मना कर दिया है पूरा से, भाग नहीं लिया। कारण क्या है इसका? क्योंकि काफी चर्चा में रहा तो आपको पता होना चाहिए। गोरे लोगों के विरुद्ध जो नीतियां हैं, गोरे लोगों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका की नीतियां, इसकी वजह से अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब हम जानते हैं इसकी स्थापना के बारे में। G20 की स्थापना की शुरुआत जो कारण था वो था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, एशियाई वित्तीय संकट। कब आया था? 1997 में। इसकी वजह से वर्ष 1999 से जो वित्त मंत्री थे उनकी बैठकें होना शुरू हुई G20 के। वित्त मंत्री प्लस जो गवर्नर होते हैं केंद्रीय बैंक के, उनकी बैठकें शुरू हुई थी। फिर 2008 में क्या आया? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या वैश्विक वित्तीय संकट, क्राइसिस, वैश्विक वित्तीय संकट आया। तब महसूस किया गया कि अब G20 के हेड ऑफ स्टेट्स की बैठक आयोजित की जाए। G20 के हेड ऑफ स्टेट्स की बैठक आयोजित की जाए, हेड ऑफ स्टेट्स स्तर की बैठक आयोजित की जाए। तो 2008 में ही इसका पहला सम्मेलन बुलाया गया वाशिंगटन में। वाशिंगटन अमेरिका में है। तो ये पहला सम्मेलन था G20 के प्रमुखों का, हेड ऑफ द स्टेट, देश के प्रमुखों का पहला सम्मेलन वाशिंगटन में आयोजित किया गया। अब हमें यहाँ ये देखना है कि G20 के जो सदस्य थे, सदस्य में 20 एक तरफ, एक तरफ। इससे बेटर है इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं। 19 प्लस 2, 19 क्या है? ये देश है। 2 क्या है? संगठन है। इसके जो मेंबर हैं, मेंबर में 19 देश इसके सदस्य हैं और 2 इसके संगठन इसके मेंबर हैं।
संगठन कौन कौन से हैं? एक तो है यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन, दूसरा है अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकी संघ। यहां पर अफ्रीकी संघ जो है 2023 में सदस्य बना, और इसकी जब अध्यक्षता की थी भारत ने की थी, जब भारत में आयोजन हुआ था G20 का उस समय। ये भारत की उपलब्धि रही कि इसमें अफ्रीकी संघ को इसका मेंबर बनाया गया। तो अब 19 देश कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। 19 देश याद करने से बेहतर है हम क्या करेंगे, कंटिनेंट वाइज याद करते हैं, ठीक है। तो पहला कंटिनेंट है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें? तीनों देश शामिल हैं। एक अमेरिका, दूसरा कनाडा और तीसरा है मैक्सिको। नेक्स्ट कंटिनेंट है दक्षिण अमेरिका। यहां से दो देश हैं, एक तो ब्राजील और दूसरा है अर्जेंटीना। थर्ड अफ्रीका देश की बात करें, अफ्रीकी कंटिनेंट की, तो यहां से एक ही देश है, वो है ब्राजील। फिर हम देखेंगे एशिया को। एशिया से बहुत सारे देश हैं। एशिया से पहले यूरोप देख लेते हैं क्योंकि वो बगल में ही है उसके। यूरोप से कौन कौन है? एक तो यूके हो जाएगा, फ्रांस, ये बड़ी इकोनॉमीज हैं वही शामिल हैं इसमें, जर्मनी और इटली, ये यूरोप से हो गए। एशिया से जो शामिल देश हैं, रसिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया, टर्की और गल्फ कंट्री से एक देश है सऊदी अरेबिया। ये हो गए एशिया से। एक कंट्री अलग से शामिल है जो एशिया में नहीं है, महाद्वीप ही है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो कितने हो गए? 3 2 5 1 6 6 4 10। 10 के बाद यहाँ पर ये हो गए 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये हो गए इसके मेंबर G20 के। G20 के बारे में एक बात है, ये संगठन तो है, इसमें कौन से देश शामिल हैं? तो विकसित और विकासशील दोनों ही देश शामिल हैं। जैसे भारत शामिल है तो विकासशील है, अमेरिका है तो विकसित है। तो विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। दूसरा, यह एक अनौपचारिक संगठन है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन क्या होता है?
मतलब ये कि इसकी स्थापना किसी संधि से, किसी समझौते से या किसी चार्टर से नहीं हुई है। नहीं हुई है। अगर इसकी स्थापना हुई नहीं है तो इसका कोई सचिवालय नहीं होगा, कोई स्टाफ नहीं होगा। परमानेंट सचिवालय नहीं, सचिवालय तो होगा जहां बैठक होती है वही देश सचिवालय बन जाता है। सचिवालय परमानेंट नहीं है इसका। ये G7 के जैसा है, जैसे G7 भी एक अनौपचारिक संगठन है। और इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन, वो डिसीजन बाध्यकारी नहीं होते हैं। प्लस निर्णय कंसेंसस बेस्ड होते हैं, सर्वसहमत से लिए जाते हैं। फिर भी बाध्यकारी नहीं है, ये सदस्य देश पर निर्भर करता है कि उसको लागू करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट बैठक कहाँ होनी है, 2026 में। 2026 में इसकी बैठक होनी है अमेरिका के डोराल में। डोराल एक शहर है अमेरिका का, तो वहां इसकी बैठक होगी। एक चीज इसमें अक्सर चर्चा में आता है, इसका ट्रोयका, G20 का ट्रोयका। ट्रोयका मतलब 3 देश। 3 देश कौन से, जो अध्यक्षता कर रहे हैं। एक तो वो देश जो प्रेजेंट में अध्यक्षता कर रहा है, जो प्रेजेंट अध्यक्ष है। एक होगा जो फ्यूचर में बनेगा, और एक होगा जो पास्ट में था। जैसे इस बार की जो मीटिंग हुई 2025 की, पिछला कौन सा था, 2024, अगला कौन सा होगा, 2026। इन तीनों को मिलाकर बना ट्रोयका। तो इस ट्रोयका में कौन से देश शामिल होंगे, एक 25 में बैठक कहाँ हुई, साउथ अफ्रीका में। अगला कहाँ होना है, अमेरिका में। पिछला कहाँ हुआ था, ब्राजील में। तो ये तीनों ट्रोयका बनाते हैं। तो अगला होगा अमेरिका में, और अमेरिका को जो प्रेसिडेंसी है वो ट्रांसफर कर दी गई है। हमारे लिए यहाँ पर कुछ याद रखने बातें जो भारत से जुड़ी हुई हैं, तो 2023 का जो सम्मेलन था वो हमारे यहाँ आयोजित हुआ था, भारत ने आयोजित किया था दिल्ली में। और इसी सम्मेलन में हमने जो अफ्रीकी संघ था उसको सदस्यता दिलवाई थी। अफ्रीकी संघ सदस्य बना। अफ्रीकी संघ मतलब साउथ साउथ कोऑपरेशन। ये भारत की उपलब्धियों में गिना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी सम्मेलन में जब हुआ ये अफ्रीका का G20 सम्मेलन हुआ, उसी में एक फोरम हुई थी इब्सा की, IBSA, इब्सा संवाद फोरम, डायलॉग फोरम। इब्सा क्या है, इब्सा 3 देशों का समूह है। कौन से, एक इंडिया, B फॉर ब्राजील, SA फॉर साउथ अफ्रीका, S फॉर साउथ, A फॉर अफ्रीका। तो इन 3 देशों का समूह है। क्योंकि इनके हित समान हैं, इसलिए ये लोग मिलकर बैठक कर लेते हैं। तभी ये लोग शुरुआत कब से किए थे, 2006 से इसकी शुरुआत हुई। 3 लोगों ने मिलकर अपना शुरू किया था। तो इसीलिए अभी जब बैठक हुई 3 लोगों ने यहीं साउथ अफ्रीका में अपनी
बैठक कर ली। बैठक हुई। अब ये 3 देश हैं, 3 महाद्वीपों से हैं। इंडिया एशिया से हो गया, ब्राजील साउथ अमेरिका से और साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से। तो ये 3 महाद्वीपों का मंच प्रदान करता है। इब्सा जो फोरम है 3 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करता है, मंच प्रदान करता है। और ये लोग चाहते क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र में सुधार चाहते हैं, और वही सुधार जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में सुधार चाहते हैं। सुरक्षा परिषद में भी परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। तो ये है इनका एजेंडा। नेक्स्ट है UNFCCC की बैठक। UNFCCC की बैठक। UNFCCC क्या है? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखिए इसमें मतलब का शब्द कितने हैं? क्लाइमेट चेंज, यही है मतलब का। बाकी यूनाइटेड नेशंस से ये पता चल रहा है कि ये सम्मेलन किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। फ्रेमवर्क मतलब होता है कि एक फ्रेमवर्क, एक व्यवस्था है। कन्वेंशन का मतलब संधि होता है। तो मेन है कि क्लाइमेट चेंज पर ये एक समझौता है, सम्मेलन होता है, समझौता है जिस पर सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन। तो इसके जो सम्मेलन होते हैं उसको बोलते हैं कॉप। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये कौन सी बैठक हुई है? ये 30वीं बैठक हुई है, कॉप 30 हुई है। तो इसको बोलते हैं कॉप 30। कहाँ आयोजन हुआ इसका, कॉप 30 का? कॉप 30 का आयोजन हुआ है बेलेम में। BELEM। बेलेम कहाँ है? ब्राजील में एक शहर है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। 2025 की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो बेलेम में इसका आयोजन हुआ। और भारत की तरफ से कौन गया है? मोदी जी नहीं गए, ये सबसे बड़ी बात थी, इसीलिए यहाँ पर नोट करना पड़ रहा है। आपसे हो सकता है पूछें। तो भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया था भूपेंद्र यादव ने, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, शुरुआत की, तो कैसे इसकी स्थापना हुई थी या शुरुआत कैसे हुई सम्मेलन की? तो सम्मेलन की शुरुआत होती है, एक हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। अर्थ समिट या रियो समिट भी बोलते हैं इसको। ये जो समिट हुई थी, कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी। रियो डी जेनेरियो में। ये शहर है ब्राजील का, इसीलिए इसको रियो समिट बोलते हैं। इस सम्मेलन में 3 संधियां हुई थी मुख्य रूप से। इसके जो आउटकम थे उसमें से एक आउटकम ये भी था। एक तो था एजेंडा 21, हो सकता है आपसे पूछा जाए।
एजेंडा 21 कहाँ अपनाया गया? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। 21 यहाँ रिप्रेजेंट करता है 21वीं सदी को। 21वीं सदी के लिए एक्शन प्लान था ये, सस्टेनेबल एक्शन प्लान। एक तो ये आउटकम था, दूसरा था CPD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस टू कम्बॉट डेजर्टिफिकेशन। यूएन हो गया यूनाइटेड नेशंस, आगे का मैं लिखता हूँ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बॉट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए ये भी इसी में अस्तित्व में आया था। और चौथा जो था ये था UNFCCC, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना इसी सम्मेलन के तहत हुई थी। और ये अस्तित्व में कब आया, फोर्स में कब आया? लागू हुआ 1994 में। 94 से लागू हो गया। तो इसकी बैठक हुई थी एक 1997 में। कहाँ हुई थी इसकी 1997 में बैठक? जापान में। एक शहर था क्योटो। ये आपसे पूछा जाता है। क्योटो में एक जो समझौता हुआ था उसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपसे पूछा जाए तो आप बताइए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था यूएनएफसीसी की तीसरी बैठक में। और इसमें क्या तय किया गया था कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया जाए। उत्सर्जन को कम करना। किसको कम करना था? विकसित देशों को। विकसित देशों को या अनेक्स 1 कंट्री को अपना उत्सर्जन कम करना था। और ये जो समझौता हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ये बाइंडिंग समझौता था। बाइंडिंग का मतलब मानने के लिए आप बाध्य हैं, बाध्यकारी समझौता था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक सम्मेलन होता है पेरिस समझौता। पेरिस में इसी का सम्मेलन होता है 2015 में। इसी में होता है पेरिस समझौता। और इस पेरिस समझौते में एक बात निकल के आती है जिसकी वो बोलते हैं INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इसके तहत सभी देशों को स्वैच्छिक रूप से घोषणा करनी थी। स्वैच्छिक रूप से घोषणा करनी थी कि कितनी कटौती हम करेंगे। किस बात की घोषणा? ग्रीन हाउस गैस में कटौती की। भारत ने अपने टारगेट यहां पर घोषित किए। 2070 तक भारत नेट न्यूट्रल कंट्री बनेगा। 2030 तक हमने कहा था क्या करेंगे हम 50% ऊर्जा विद्युत गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेंगे। गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेंगे या बनाएंगे।
ये टारगेट हमने 2025 में ही पूरा कर लिया है। तो ये भारत ने बहुत अच्छी बात की। तो ये पेरिस में हुआ, अब हुआ है ये सम्मेलन जो है, उसके बाद भी होते रहे, तो मुख्य जो सम्मेलन थे उसकी मैंने यहाँ पर चर्चा की है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है नेक्स्ट, इसमें जो लक्ष्य रहता है हमेशा क्या है कि जो ग्लोबल तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना, ये इनका टारगेट रहता है। अब इस बार ये जो घोषणा पत्र हुआ बेलेम में, उसमें क्या-क्या चीजें नई घोषित हुई हैं, तो घोषणा पत्र में क्या-क्या चीजें हैं इस वाले में हुई हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो घोषित हुआ है, ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर की घोषणा की गई है। इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर की, कि कौन कितने अपने जो योजना घोषित की है कितना इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको टारगेट किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। प्लस 2050 तक जीवाश्म ईंधन की समाप्ति पर जोर दिया गया है कि इसका यूज नहीं किया जाएगा वैश्विक स्तर पर। तीसरा, बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान को एक्सेप्ट किया गया है। और चौथा है जो सबसे जरूरी है, TFFI, इसको याद रखेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर इनिशिएटिव। INI ये किस लिए शुरू किया गया? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जो जंगल हैं, जो वन हैं, उनको बचाने के लिए। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बैठक कहाँ होगी? नेक्स्ट बैठक दैट इज COP31। दो 2026 ये होगी टर्की में। टर्की के बारे में एक चीज बताते हैं, इसको अब तुर्कीये बोलते हैं। पहले इसका टर्की जो होता था, इसको मतलब होता था ठरकी। ठरकी का मतलब होता है सन की, तो इसलिए टर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्कीये कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन। ये नाटो क्या है, इसका सम्मेलन क्या है? नाटो इज नथिंग बट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी का बैठक हुआ है, सम्मेलन हुआ है। तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, इसकी बैठक कहाँ हुई है? द हेग में। ये नीदरलैंड की राजधानी है, वहीं पर इसकी बैठक हुई है, और इसी द हेग में इसका हेडक्वार्टर भी है, तो वहीं बैठक हुई है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। महत्वपूर्ण क्या है इसके बारे में? यह एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसकी मेंबरशिप देख लेते हैं। सदस्यता इसकी है 32 देश इसमें मेंबर हैं, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें
तो स्थापना हुई थी 1949 में। मेंबर में नॉर्थ अमेरिका के 2 देश, अमेरिका प्लस कनाडा खास हैं, बाकी तो यूरोप के देश हैं सारे इसमें। और एक एक्स्ट्रा देश जिसको आपको याद रखना है वो टर्की है, वो इसका मेंबर है जो मुस्लिम कंट्री है, बाकी सब नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो मेन सिद्धांत है वो क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है। ये कौन सी ट्रीटी है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। मतलब सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर एक बनी हुई संगठन है, सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर गठित संगठन है। ये होता क्या है, हिंदी में बेसिकली आपको समझना है तो झुंड जो होता है, ये झुंड की सिद्धांत पर है। जैसे सामूहिक सुरक्षा का मतलब इसमें देश हैं 32। मान लीजिए, मानना क्या है, मैं पहले लिख देता हूं। एक देश पर हमला, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब रूस अगर टर्की पर हमला करता है, तुर्की पर हमला करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने 32 देशों पर हमला किया है और ये 32 देश मिलकर रूस के खिलाफ हमला मोर्चा खोलेंगे। तो एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो या एक देश पर हमला पूरे समूह पर, पूरे झुंड पर हमला माना जाएगा। तो पूरा झुंड जब मिलकर हमला करेगा तो स्वाभाविक सी बात है ये ज्यादा पावरफुल होगा। आपको याद होगा, यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, इसी प्रिंसिपल पर, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर ही अभी समझौता किया है किसने? पाकिस्तान ने। किसके साथ में? सऊदी अरबिया के साथ में। इसी समझौता किया है, सऊदी अरब से डिफेंस समझौता किया है इसी सिद्धांत पर। मतलब ये कि अगर हम पाकिस्तान पर या हमला करते हैं तो ये सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसके बारे में जो सबसे जरूरी बात थी वो हमने चर्चा की। और यहाँ पर जो इनकी बैठक हुई है उसका एक आउटकम क्या रहा? आउटकम मतलब परिणाम क्या रहा कि खास बात यह रही कि रक्षा खर्च को बढ़ाने की बात की गई है। रक्षा खर्च को बढ़ाकर कितना? 5% करने की बात की गई है। जीडीपी का 5% करने की बात की गई है। इसके अगर लेटेस्ट मेंबर देखें कौन से थे, तो लेटेस्ट मेंबर है फिनलैंड और स्वीडनलैंड। फिनलैंड एंड स्वीडन। फिनलैंड 23 में बना था और स्वीडन 24 में। तो स्वीडन इसका लेटेस्ट मेंबर हो गया। नेक्स्ट है हिंद महासागर सम्मेलन। छोटा सा सम्मेलन है, हो सकता है पूछ लिया जाए कहाँ पर आयोजन हुआ था। आयोजन किया था इंडिया फाउंडेशन ने और वेन्यू था इसका मस्कट। मस्कट ओमान की राजधानी है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ था समुद्री साझेदारी के लिए। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो है ब्रिक्स। ब्रिक्स कह रहे हैं बिम्स्टेक।
बिम्स्टेक, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? बिम्स्टेक का सम्मेलन आयोजित हुआ बैंकॉक में। ये 6वीं बैठक थी इसकी। और जब सम्मेलन आयोजन हुआ ही तो इसकी थीम क्या रही होगी? थीम थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। प्रॉस्परस का मतलब हो गया समृद्ध, रेजिलिएंट का मतलब होगा लचीला और खुला। ये इसकी थीम थी। अब हम जानते हैं बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक एक संगठन है तो आप लोग जानते ही हैं। फुल फॉर्म है इसका, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बंगाल की खाड़ी का इनिशिएटिव है। किसके लिए? फॉर, एम फॉर मल्टी सेक्टोरल, कई क्षेत्रों में, और टेक्नोलॉजिकल, मल्टी सेक्टोरल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहां से पकड़ेंगे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, एम फॉर मल्टी सेक्टोरल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। कहाँ? बैंकॉक में। और जब इसकी स्थापना हुई तब इसके जो देश थे सिर्फ 4 देश थे। और उस समय इसका नाम क्या था? इसका नाम रखा गया बिस्ट, BIST। 4 देश थे, बी फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, S फॉर श्रीलंका, श्रीलंका में H एक्स्ट्रा हो गया, और T फॉर थाईलैंड। इन 4 देशों ने बिस्ट बनाया था 97 में। फिर इसमें म्यांमार जुड़ गया। म्यांमार जुड़ गया 1997 में ही जुड़ा था, दिसंबर में। तो इसका नाम M और इसमें जोड़ा गया और BIMST, बिम्स्टेक कर दिया गया। उस समय इसको फुल फॉर्म को इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। ये पूरे कंट्रीज थे, लास्ट में था ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बाद में इसका फुल फॉर्म जो है चेंज किया इन लोगों ने।
तो अभी जो देश फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो वर्तमान अस्तित्व है बिम्स्टेक का, ये जो अस्तित्व में आया है, ये कब बना? 2004 में। जो वर्तमान फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इसकी पहली बैठक 2004 में हुई। कहाँ? बैंकॉक में। तो ये वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया। अब हम इसकी सदस्यता अगर देखते हैं कि सदस्य देश कौन से हैं इसके, सदस्य हैं 7, जो हम देख ही चुके हैं। एक एक करके, एक तो बी हो गया, एक आई, एक एम, एस और टी। तो 5 देश तो ये हो गए। ये हो गया बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। तो 5 तो ये हो गए। बाकी बचे जो 2 देश हैं जिनको यहाँ पर नहीं लिखा गया है, वो हैं नेपाल और भूटान। तो ये सदस्य हो गए कुल 7। इस बार जो बैठक हुई उसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, वो क्या थी? एक घोषणा हुई, बोधि कार्यक्रम की घोषणा की गई है। भारत ने घोषित किया है बोधि कार्यक्रम। तो है क्या ये बोधि कार्यक्रम? बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, SOURCE, रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। फुल फॉर्म याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो बोधि कार्यक्रम की घोषणा की गई इसमें। तो ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करना बेसिकली इसका उद्देश्य ये है। एक तो ये हो गया। दूसरा, बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। बिम्स्टेक खेलों का आयोजन 2027 से। और कहाँ होगा 2027 में? ये होगा भारत में। बिम्स्टेक की अगर हम जनसंख्या की बात करें कि कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है विश्व की, एक जनरलाइज्ड डाटा है। तो लगभग 17% लोग बिम्स्टेक देशों में निवास करते हैं। भारत के लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सार्क जो है डिसमेंटल हो गया है। तो सार्क डिसमेंटल हो गया है, तो ये बिम्स्टेक का महत्व भारत के लिए विशेष रूप से बढ़ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट मुझे लग रहा है, इसके बाद हम खत्म करेंगे G7। G7 भी G20 के जैसा है। तो इसका 51वां सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है? कनाडा में। कनाडा में एक सिटी है अल्बर्टा, उसी के कंकांसिन में हुआ है।
अल्बर्टा में इसका आयोजन हुआ है। ये है क्या G7? G7 इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों का समूह है। देखिए 7 देश कौन से हैं? ये विकसित देशों का समूह है। G20 क्या था? उसमें विकसित और विकासशील दोनों थे। तो विकसित देशों का संगठन है या विकसित देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं? 7। एक तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका, यूके, फ्रांस, तीन हो गए, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। पहले रूस इसमें शामिल था, तब इसे G8 बोलते थे। पहले G8 था, और जब G8 था तो इसमें रूस शामिल था। अभी रूस हट गया है। तो रसिया की सदस्यता समाप्त कर दी गई है 2014 से, जब से इसने हमला किया है। कहां पर? यूक्रेन वाला जो हमला इसने किया, तब से इसकी मेंबरशिप खत्म हो गई। यूक्रेन अटैक से। इसके बारे में खास बात क्या है? G7 ये एक तो अनौपचारिक संगठन है, जैसे कि G20 है। अनौपचारिक संगठन है तो इसका सचिवालय भी नहीं है। अर्थात किसी संधि के तहत यह अस्तित्व में नहीं आया है। हम अगर इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कितने देश थे उस समय? 6 देशों ने मिलकर किया था। बाद में इसमें शामिल हो गए कनाडा प्लस रूस, तो ये हो गया था G8। लेकिन फिर रूस बाहर हो गया तो G7 बचा। कारण क्या था स्थापना का? जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, गल्फ ऑयल क्राइसिस, उसकी वजह से इसकी स्थापना की गई थी कि दाम वस्तुओं के बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से इसका गठन किया गया। अगर इसकी अध्यक्षता अगर देखते हैं तो ये लोग अध्यक्षता करते हैं रोटेशन बेसिस पर। इस बार तुम कर लो, अगली बार हम कर लेंगे। रोटेशन समझ रहे हैं ना? एक एक करके सब लोग अपना अपना करेंगे। तो कनाडा के अल्बर्टा में हुई जो ये 2025 वाला कहाँ हुआ है? कनाडा के अल्बर्टा के कनान्स्किस में। कनान्स्किस, ये अल्बर्टा उनका शहर है शायद, अल्बर्टा स्टेट है कनाडा का शायद, तो वहां पर हुआ है। इसकी थीम क्या थी? साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट। ये थीम थी। नेक्स्ट बैठक कहाँ होनी है इनकी? दो 2026 वाली बैठक होगी। इसका आयोजन करेगा फ्रांस।
यहाँ पर G7 की जब बैठक हुई तो भारत भी इसमें इनवाइटेड था। किस लिए इनवाइटेड था? एक बैठक करते हैं ये लोग G7 आउटरीच की, तो भारत इसके लिए इनवाइटेड था, G7 आउटरीच के लिए भारत इनवाइटेड था, मतलब भारत को न्योता आया था। भारत के साथ कुछ अन्य मेंबर भी थे इसमें, ऐसा नहीं केवल भारत ही था, आमंत्रित किया गया था। भारत भी था, ब्राजील भी था, ऑस्ट्रेलिया था, तो ऐसे देश थे जिनको ठीक लगा इन लोगों ने बुलाया था। भारत भी इसमें गया था, तो भारत की तरफ से मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। जब गए तो वहां वही बातें, नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट हमने 2025 में ही पूरा कर लिया है, तो ये बातें हुई। इस तरह से हम खत्म करते हैं ये पूरा जो संगठनों की बैठक थी। तो थैंक यू वेरी मच।